जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो देखिए आज क्या है कि सैटरडे को मोस्टली हम अपने मेन सैटरडे में करंट का टॉपिक उठाते हैं और उससे रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स देते हैं जिसमें आप उसी टॉपिक में मीन्स राइटिंग कर पाएं। राइट, तो देखिए आज का जो आज जो 1 जुलाई है उसकी एक न्यूज़ है द हिंदू की, उसमें आपको दिख रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट मूव्स एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट से यहाँ मतलब है जो न्यायपालिका में सबसे ऊपर है, और आप सही सही समझ रहे हैं, हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की। राइट, टू क्वैश सेंटर्स ऑर्डिनेंस राइट, ऑर्डिनेंस ऑन सर्विसेज। देखिए मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं एक अध्यादेश, ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश लाया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, जो आप जानते हैं आर्टिकल 123 में आता है। यहीं पर हम देख लेते हैं, प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस लाते हैं वो आर्टिकल 123 में है, और जो गवर्नर लाते हैं वो आर्टिकल, इसको यहाँ कर दीजिए और 1 को इधर कर दीजिए, आंसर मिल जाता है 213। तो प्रेसिडेंट लाते हैं आर्टिकल 123 में और गवर्नर लाते हैं 213 में। तो ये डेटा आपने याद रखना है। तो इसमें है कि जो केंद्र में तो प्रेसिडेंट लाएंगे, राइट, तो केंद्र में एक अध्यादेश लाया गया है जहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, उनको शक्तिशाली ज़्यादा बनाया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू सीएम, मुख्यमंत्री के तुलना में जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आइए, जो मैंने हमेशा कहा है कि हमें राजनीति नहीं पढ़नी होती है, परंतु हमें संवैधानिक तौर पे चीज़ों को समझना होता है फॉर अवर मीन्स राइटिंग, या प्री में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट, तो आइए यहाँ पर देखते हैं, हमारे लिए जो मुद्दा है वो है अध्यादेश। अब अध्यादेश के बारे में कुछ देखते हैं, कुछ पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे इससे क्या मीन्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर देखिए एक, अगर मैं इंट्रो की बात करूँ इसके कि क्या क्या इसका इंट्रो है, तो मैंने बता ही दिया आपको, आर्टिकल 123 और 213 ये आपने याद रखना। आर्टिकल 123 में कौन लाता है, राष्ट्रपति, और आर्टिकल 213 में कौन लाता है, गवर्नर। अब देखिए 123 को, आर्टिकल 123 को आपने किसके साथ पढ़ना है, आर्टिकल 74 के साथ। राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्टिकल 74 कहता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री हैं, यानी कि जो मंत्रिपरिषद के जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री, उनके अनुसार काम करेंगे। राइट, तो ऑब्वियसली 74 के तहत राष्ट्रपति काम करेंगे, किसके कहे अनुसार, प्रधानमंत्री। राइट, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि अगर अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति, तो उसमें उनका जो एक विवेक होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ही डोंट हैव हिज डिस्क्रिशनरी पावर। राइट, तो वो जो मंत्रिपरिषद के जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री जी, उनके अनुसार अध्यादेश जारी करते हैं। तो असल में क्या होता है, असल में मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूँ कि जो अध्यादेश है वो केंद्र स्तर पे प्रधानमंत्री के पास पावर है और राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री। राइट, आगे देखते हैं। यहीं पर आपने एक बात और भी याद रखनी है कि एक ऐतिहासिक पहलू उसका देख लेते हैं। ऐतिहासिक पहलू ये है कि जो ऑर्डिनेंस है उसको पहली बार भारत में कौन लाए थे, और ऑर्डिनेंस भारत में पहली बार लाए थे लॉर्ड कैनिंग। कौन लाए थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कैनिंग वही हैं जो पहले वाइसरॉय बने, और ये 1859 में लाए थे। ठीक है, 1859 में ये लाए थे, तब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाए जाते थे, माफ कीजिएगा, तब ये वाइसरॉय कहलाए जाते थे, क्योंकि 1858 से तो वाइसरॉय बन चुके थे। 1859 में ये लाए थे ऑर्डिनेंस, और तब इसको एक कानूनी मान्यता नहीं दी गई थी इस ऑर्डिनेंस को। ऑर्डिनेंस को जो कानूनी मान्यता दी गई वो दी गई इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। ये बात आपने याद रखनी है कि लॉर्ड कैनिंग जब इसे लाए थे अध्यादेश को 1859 में, तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा लाए थे, उससे कोई कानूनी मान्यता नहीं मिली थी। और 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट जो पहला वाला था 1861 में, उसको कानूनी मान्यता मिलती है। राइट, अध्यादेश को, तो काफी पुराना है। राइट, फर्क क्या है जब आया था ब्रिटिश इंडिया में और आज इंडिपेंडेंट इंडिया में, क्या फर्क है। तब जब ये आया था तो तब से मेरा तात्पर्य है, जब ब्रिटिश इंडिया के दौरान लॉर्ड कैनिंग द्वारा ये लाया गया था, तो इसका अधिकतम जो समयकाल था वो 6 मंथ का था, 6 महीने तक ये काम कर सकता था। राइट, परंतु अब वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो इसका जो अधिकतम कार्यकाल है, अधिकतम मैक्सिमम, वो है 6 मंथ प्लस 6 वीक, यानी कि अभी इसको 6 हफ्ता और बढ़ा दिया गया है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। असल में वर्तमान में जो अध्यादेश है, जो ऑर्डिनेंस है, उसको केवल जो अधिकतम वो काम कर सकता है वो केवल 6 हफ्ते के लिए, फॉर द 6 वीक ओनली। पर ये 6 महीना इससे जुड़ जाता है, क्योंकि हमारा जो जब आप आर्टिकल 85 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 85 पढ़ते हैं, तो आपको क्या पता चलता है कि उसमें ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो जो हमारे पार्लियामेंट के सेशन हैं उनको बुलाएंगे
परंतु इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो गैप है, सेशन का गैप है, वो 6 महीने से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए, ये लिखा है आर्टिकल 85 में, राइट। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो सेशन है उसका मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 6 महीने का। इसीलिए अध्यादेश में ये जो सत्रों के बीच का, जो सेशन के बीच का जो मैक्सिमम टाइम होता है 6 महीना, वो जुड़ जाता है, राइट। तो इसीलिए जो अध्यादेश है वो आता है 6 महीना 6 हफ्ता वर्तमान का, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं अब ये अध्यादेश की जरूरत क्यों पड़ी है, राइट। देखिए, सबसे पहले तो याद रखिएगा हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब विधायिका को ज्यादा शक्ति दी जाएगी कार्यपालिका से, राइट। और अध्यादेश जो जारी किया जाता है वो कार्यपालिका के द्वारा जारी किया जाता है। और याद रखिएगा हमारे जो भारत है, यानी कि जहां पर लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र की एक बुनियाद होती है कि वहां पर डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, यानी कि जो पावर है, जो शक्ति है, वो एक ही पे केंद्रित नहीं होनी चाहिए, राइट। उसका विभाजन होना चाहिए। जैसे कि लेजिस्लेटिव्स होते हैं जो कानून बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव होंगे जो कानून लागू करेंगे, और जो जुडिशियल होंगे वो ये देखेंगे कि कानून जो है वो सही बनाया गया है या नहीं, और कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो सही है या नहीं। तो आप देख रहे होंगे तीन अपना अपना काम करते हैं, परंतु यहाँ पर हमें अध्यादेश में क्या दिखता है कि जो कार्यपालिका है वो कानून बना रही है, ठीक है। अभी मैंने बोला ये जिम्मेदारी किसकी होती है? विधायिका की। परंतु ये क्यों लाया गया है, अब ये समझना है, ठीक है। तो देखिए, ऐसा है कि जैसे कि आप जानते हैं इमीडिएट एक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट, इसका मतलब है कि देखिए ऐसा होता है कि कभी भी कुछ भी ऐसी स्थिति आ सकती है जिसे हम कहीं ना कहीं एक आपातकाल कहते हैं। माफ करिएगा, मैं 352 और 356 या 360 वाले आपातकाल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसी आपातकाल की बात कर रहा हूं कि ऐसी कोई परिस्थिति बन जाती है अचानक से, जिसमें हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कानून चाहिए जो उस परिस्थिति के विरुद्ध कार्य कर सके, राइट। तो उस समय क्या होता है, अब सत्र ना बैठा हो तो आप जानते हैं कि सत्र का जो आह्वान है, जो समन करते हैं, वो राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति समन बुलाएंगे, समन करेंगे, तब एक एक व्यक्ति आएगा, तो उसमें समय लग जाता है। और होता है ना, जैसे न्याय को कहते हैं कि न्याय को जब समय पे मिलेगा तभी तो न्याय है। तो वही बात इसमें भी होती है कि कानून की जब जरूरत होती है उस समय कानून मिल जाए तो वो जो स्थिति है, जो विषम स्थिति है, उसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए ये देखा गया था, जो हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने ये बात समझी कि कभी ऐसा हो सकता है, ऐसी स्थिति आ सकती है कि अचानक से हमें कानून की जरूरत पड़ जाए, और ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि सत्र उसमें ना बैठा हो। तो उस स्थिति में ये तय किया गया कि जो लॉर्ड कैनिंग जो अध्यादेश लाए थे, जो ऑर्डिनेंस लाए थे 1859 में, उसका इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। इसीलिए आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213 में अध्यादेश रखा गया, ठीक है। अब देखिए, रखते समय इस बात को साफ कहा गया था कि जब ऐसी स्थिति हो जो बहुत जरूरी हो, आई रिपीट, बहुत जरूरी हो, तब इस्तेमाल करना है, नहीं तो नहीं करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ पावर, जो शक्तियों का वितरण होता है, उसका जो सिद्धांत है उसके विपरीत चलता है ये, ठीक है। तो मुद्दा क्या है, ये अध्यादेश इसलिए शामिल किया गया हमारे संविधान में कि कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि अचानक से हमें कानून की जरूरत है, तो उस समय कानून बनाया जाए, राइट। आगे देखते हैं। अब समस्या क्या है, देखिए इशू, हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर आपने एक बात और ध्यान देनी है कि अध्यादेश तभी लाया जा सकता है जब संसद सत्र में ना हो। अगर संसद सत्र में होगी तब अध्यादेश नहीं आ सकता, यानी कि जब अध्यादेश आएगा तो सत्र नहीं होगा, और सत्र होगा तो अध्यादेश नहीं आएगा। दोनों एक साथ आपको कभी नहीं दिखेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। अब देखते हैं इशू विद द फ्रीक्वेंट प्रोमल्गेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, यानी कि कुछ मुद्दे हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हम ये अध्यादेश लाते हैं तो उससे कुछ चुनौतियां आती हैं, ठीक है। कुछ देखते हैं क्या वो चुनौतियां होती हैं। कहीं ना कहीं वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। अध्यादेश आने से कुछ समस्या तो होंगी, क्योंकि जो काम विधायिका का है वो काम कार्यपालिका कर रही है, तो कुछ तो गड़बड़ होगी। आइए देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं डेलिब्रेट बाईपास दी लेजिस्लेचर। देखिए, ऐसा है, आप जानते हैं कि अगर विधायिका, यानी कि अगर मैं केंद्र की बात करूं तो वहां पर संसद है, संसद अगर कोई कानून बनाती है तो ऐसा थोड़ा है कि एक ही दिन में बना देती है। उसमें एक बहस होती है, और बहस को यहाँ पर एक सकारात्मक रूप से आप समझेंगे। बहस मतलब तर्कपूर्ण बहस। तो तर्कपूर्ण बहस होती है संसद में, तत्पश्चात वो जो विधेयक है वो फिर एक अधिनियम बनता है, यानी कि कानून बनता है, राइट। तो यानी कि ये एक प्रक्रिया है कानून बनने में, क्योंकि कानून के साथ समस्या ये है कि कानून अगर गलत बन गया तो समाज के लिए बड़ा घातक हो जाता है। तो इसीलिए कानून बनने की एक प्रक्रिया होती है, उसमें समय लगता है, हर कोई सोचता है, फिर वो एक सदन से पारित होता है, फिर दूसरे सदन में जाता है। तत्पश्चात राष्ट्रपति के पास भी शक्ति होती है कि अगर उन्हें लगता है ये विधेयक सही नहीं है तो वो अपने अनुच्छेद 111 के तहत अपना जो हस्ताक्षर की उनकी शक्ति है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक प्रक्रिया है, वो रख के रखी है।
क्योंकि मैंने बताया ना कि कानून अगर गलत हो जाए तो बहुत गलत हो जाएगा। अब ये जो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना कि विपक्ष भी बैठता है, कानून जब बनते हैं उसमें वाद विवाद होते हैं, ये अध्यादेश के द्वारा ये जो प्रक्रिया है, ये जो कानून बनाने की जो ये लंबी चौड़ी प्रक्रिया जानबूझ कर रखी गई है, उसको बाईपास कर दिया जाता है। अब सोचिए कभी ऐसा भी तो हो सकता है अध्यादेश द्वारा कोई कानून गलत बन सकता है और वो कितना समाज के लिए घातक होगा। तो एक चुनौती ये है। आगे देखते हैं, इन्फ्रिजमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये मैंने बता ही दिया था कि जो आप अनुच्छेद 50 पढ़िए, हमारा अनुच्छेद 50 जो भाग 4 में रखा हुआ है वो साफ कहता है कि भैया देयर शुड बी अ डिवीजन ऑफ पावर, राइट। क्योंकि वहां पर उसने लिखा है कि जो जुडिशियल है और एग्जीक्यूटिव को अलग रखना चाहिए, परंतु लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब डिवीजन ऑफ पावर होता है। क्योंकि अगर आप सभी एक ही व्यक्ति को सारी शक्ति दे दोगे, वो तो डिक्टेटर हो जाएगा, ठीक है, वो पूरा डिक्टेटर हो जाएगा, वो तानाशाह हो जाएगा। क्योंकि इंसान का मैंने हमेशा कहा है कि रूसो की एक बात मैंने उठाई है कि व्यक्ति जो होता है उसके पास दो जिम्मेदारियां होती है। एक तो खुद में एक उसके व्यक्तित्व वाली जिम्मेदारी होती है जिसमें उसका लालच होता है, और एक उसके बाद नागरिकता होती है, तो वो समाज से जुड़ा होता है। परंतु समस्या है कि जो व्यक्ति है वो नागरिकता वाली जिम्मेदारी बाद में देखता है, पहले अपनी जो व्यक्तिगत स्वार्थ वाली जिम्मेदारियां होती हैं वो पहले देखता है। तो समस्या क्या है, अगर उसको पूरी शक्ति दे दोगे तो क्या करेगा वो, समझ सकते हैं ना। तो इसलिए घातक बनता है। इसीलिए डिवीजन ऑफ पावर को क्या करता है, ये बाईपास कर देता है। क्योंकि यहाँ पर कार्यपालिका क्या बना रही है, विधायिका कानून बना रही है ना। आगे देखते हैं, व्हेन ऑर्डिनेंस आर फ्रीक्वेंटली इशूड रीइश्यूड इट वॉयलेट द स्पिरिट ऑफ इन ऑर्डिनेंस राज। देखिए ऑर्डिनेंस राज क्या होता है, कितनी बार देखा गया है। अगर मैं राज्य स्तर पे देखूं तो ये देखा जाता है कि राज्य में कोई कानून लाया जा रहा है तो वो अध्यादेश के उसमें लाया जा रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने बताया कि अध्यादेश का जो अधिकतम कार्यकाल होता है वो 6 माह 6 हफ्ते का होता है। मानते हैं कोई अध्यादेश ने 6 महीने काम किया, फिर वो पारित नहीं हो पाया, तो वही अध्यादेश दोबारा ला दिया जाता है, ठीक है। वही अध्यादेश दोबारा लाए, वो फिर पता चला उसने 6 महीने काम किया, तो वो एक क्या बनाते हैं ये लोग, उसको लूप बना देते हैं। लूप समझते होंगे, जैसे कोई अध्यादेश लाया, उसको 4 महीने काम कराया, फिर उसी को फिर ले आए, तो इस तरह से उसको 4 साल 5 साल चला देते हैं। और इमेजिन करिए अगर वो गलत है तो कितना हमारे समाज के लिए बुरा हो सकता है, राइट। तो इसीलिए उसको इस तरह के जो तंत्र है उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस राज। अब यहाँ पर देखिए केस है इन DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, 1987 का केस है। द सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऑर्डिनेंस राज है इसको कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बोल दिया है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है, ये एक संवैधानिक भ्रष्टाचार है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड बोला है कि आप एक ही अध्यादेश के द्वारा उस कानून को बढ़ाए जा रहे हो, उसी से संबंधित अध्यादेश लाए जा रहे हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहना चाह रहा है कि आप अध्यादेश एक मुद्दे पे एक ही बार लाइए, अगर वो निष्कासित हो जाता है किसी भी कारण की वजह से तो वो मुद्दे पे दोबारा मत लाइए। अगर आप वही लाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। ये केस आपने याद रखना है। इसके उदाहरण आप देख लीजिए, द सिक्योरिटी लॉस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2014 में इसको 3 बार लाया गया। इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑर्डिनेंस इसको 4 बार लाया गया इसी मुद्दे पे। जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन ऑर्डिनेंस, ठीक है, खासकर ये 2 वाले याद रखिएगा क्योंकि इसमें कुछ विवाद हो सकता है, तो इसमें हम ऊपर वाले 2 याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। देखिए क्या हम इसमें एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेशन ऑफ पावर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे संविधान ने ये कह रखा है भैया सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, आर्टिकल 50, राइट। तभी तो लोकतंत्र जीवित रहेगा, तानाशाही नहीं रहेगी। तो इसमें इस बिहाफ में क्या है, द एग्जीक्यूटिव मस्ट शो सेल्फ रिस्ट्रेन एंड शुड यूज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ओनली इन अनफोर्सीन अर्जेंट। मतलब इसमें कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है, आप कभी निष्कर्ष में ये मत कहिएगा कि नहीं ये जो ऑर्डिनेंस दिया गया है, ये जो अध्यादेश की शक्ति दी गई, ये गलत है। यानी कि अगर आप ऐसा बोलोगे तो आप जिन्होंने संविधान बनाया है उनके विवेक पे आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो, ठीक है। दैट इज रॉन्ग। आपने ये कहना है कि आपने ये जिम्मेदारी कार्यपालिका पे डाल देनी है, क्योंकि अध्यादेश लाया जाता है कार्यपालिका द्वारा। तो आपने ये कह देना है कि जो कार्यपालिका है, जैसे कि जो मंत्रिपरिषद है जिसके कहने से राष्ट्रपति काम करते हैं केंद्र स्तर पे, या राज्य स्तर को आप कह सकते हैं कि वहां का जो मंत्रिपरिषद है उस आधार पर राज्यपाल लाते हैं। तो जो अध्यादेश लाया जा रहा है कार्यपालिका द्वारा, वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये अध्यादेश लाए, और जब उनके पास कोई भी विकल्प नहीं बचता है तब वो कहीं ना कहीं अध्यादेश लाए और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसका इस्तेमाल करें। और अगर वो जैसी सत्र आता है कोशिश करे फटाफट सत्र बैठे और इसको कहीं ना कहीं सत्र के द्वारा इसको पारित करवाए, अगर ये अच्छा कानून है तो, ठीक है। तो ये आपका एक निष्कर्ष होता है। तो देखिए आपने क्या देखा, यहाँ से एक सिंपल सी एक न्यूज उठाई और आपने उसे मीन्स बना दिया। यहाँ पर हमने देखा कि अध्यादेश की परिभाषा भी देख ली, तो इंट्रो में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अध्यादेश क्यों दिया गया है उसको बॉडी में इस्तेमाल कर सकते हैं।
अध्यादेश के साथ क्या चुनौतियां हैं वो भी मैंने आपको डिस्कस किया, वो भी आप बॉडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अध्यादेश का निष्कर्ष मैंने दिया है वो तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप एंड करेंगे तो वो दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जैसे कि आप जानते हैं टीओ ईटीओ को बहुत नज़दीक है अब तो पेपर, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो प्रीमियम लेक्चर्स हैं जो केवल आपको पढ़ेंगे 2999 के, क्योंकि 50% ऑफ है, जिसमें आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, राइट। ये आप देख पाएंगे। और ये आपको पता है टेस्ट सीरीज है 3 के 3 पेपर्स की, जो अगर आप इंडिविजुअली लेंगे तो 2999 की पड़ेगी, और तीनों साथ लेंगे तो ये 7999 की पड़ेगी। और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा साथ में, मतलब जो गवर्नमेंट अकाउंट के चैप्टर 1 to 8 डिस्कशन किया जा रहा है, जो एकदम लेटेस्ट एडिशन 5th एडिशन से पढ़ाया जा रहा है, वो आपको पढ़ाया जाएगा। स्टडी मटेरियल दी जाएगी, ठीक है, यानी कि जो भी पूरा जीएस का सेक्शन होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जो भी है, राइट। और यहाँ पर आप देख लेंगे ये आपका जो प्रीमियम लेक्चर्स हैं, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं चाह रहे हैं तो इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा और प्रीमियम लेक्चर्स मिलेंगे केवल 2999 के। और ये देखिए, ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं जो ऐसे हमारे वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको कॉपी दी जाती है मेंस राइटिंग करने के लिए, तो आप मेंस राइटिंग करिए और ऐसे आपकी कॉपी चेक होती है। और ये देखिए मोहित राठी जी की कॉपी है, मार्क्स दिए गए हैं 72 आउट ऑफ 100, यानी कि 70% दिए हैं और 7% गोयला क्लासेस ने दिए हैं। तो आज देखिए इनका सिलेक्शन कहाँ है, एईटीओ में, ये बात आपने याद रखनी है। तो देखिए इस तरह से कॉपी चेक होती है, इस तरह से जो हमारे फैकल्टी है वो आपको रिमार्क करती है, राइट। ये आप देख रहे होंगे, तो एक एक वर्ड को देखा जाता है आपके, ठीक है। जैसे आज भी आप देख सकते हैं हमारे उस यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कैसे हम कॉपी चेक करते हैं, राइट। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने आपको अपडेट रख सकते हैं, राइट। जो डेली अपडेट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुँचाई जाती है, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।